बाबा नागार्जुन पर बात करना वैसा ही है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। इसलिए कि जितने पहर सूरज में होते हैं उससे ज्यादा पड़ाव बाबा नागार्जुन के जीवन में रहे। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, जैसे जैसे नए पड़ाव आते गए, आप देखेंगे कि वैसे वैसे उनके जीवन में उन्होंने एक नया नाम लिया। मसलन जब वो पैदा हुए तब उनका शुरुआती नाम जो था वो बैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन घर में कोई उन्हें इस नाम से बुलाता नहीं था, बल्कि उन्हें ठक्कन के नाम से बुलाया जाता था। जितने भी बड़े बुजुर्ग थे घर के, वो उन्हें ठक्कन के नाम से बुलाते थे। और उसका कारण ये था कि 1911 में उनकी पैदाइश से पहले उनके जितने भी भाई बहन हुए उनमें से कईयों की असमय मृत्यु हो गई। तो घर वालों को ये लगता था कि अगर उन्हें ठक्कन के नाम से बुलाया जाएगा, जिसका अर्थ होता है कि जो मृत्यु को ठग कर आ जाए, तो अगर इस नाम से उन्हें बुलाएंगे तो शायद ये बच्चा जो है वो सरवाइव कर जाएगा, ये असमय मृत्यु की ओर नहीं जाएगा। आप इसे अंधविश्वास कह लें या आप स्नेह कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये काम आया और वाकई वो मृत्यु को जीत कर वापस आए। भरपूर जिंदगी उन्होंने जी। 1998 में उनकी मृत्यु हुई। 87 इयर्स की आयु में जिंदगी को भरपूर जिया, अपनी शर्तों पर जिया और तमाम लोगों को लेकर चलते रहे। ऐसे कि नागार्जुन से फिर वो बाबा नागार्जुन बन गए। theLens.in में कारवां पर आज मैं हूं सुदेशना और बात हो रही है हम सबके बेहद प्यारे बाबा नागार्जुन की। बाबा नागार्जुन की माँ नहीं थी, पिता थे, लेकिन पिता भी जो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो बहुत ज्यादा पिता पुत्र का शुरुआती इंटरेक्शन रहा हो ऐसा नहीं था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव के ही स्कूल में हुई। लेकिन एक चीज जो नागार्जुन के जीवन के शुरुआती दिनों से अंत तक था, वो था भाषा पर उनकी पकड़। शुरू से ही संस्कृत, प्राकृत, पाली भाषा या फिर आप मैथिली कह लें, इन सभी भाषाओं में बाबा नागार्जुन की इतनी पकड़ थी कि उनके आसपास भी और कोई नहीं ठहरता था। आगे चलकर वो दूसरे शहरों में गए पढ़ने, जैसे बनारस, कलकत्ता, यहाँ उन्होंने पढ़ाई की। कलकत्ता में रहकर उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन एक समय के बाद उन्हें लगा कि यहाँ की ये नौकरी छोड़कर वापस उन्हें बिहार लौट जाना चाहिए। और ये बात हो रही है 1930 के दशक की, मान के चलिए 1933 से 1934 के बीच की बात है। इस दौरान एक और घटना हुई जिसने बाबा के जीवन को एक नई दिशा दी। साल 1934 में 1934 में वो मशहूर भारतीय साहित्यकार राहुल सांकृति यायन के परिचय में आए। दोनों की मुलाकात हुई और उन दिनों बाबा जो है यात्री के नाम से लिख रहे थे। लेकिन राहुल सांकृति यायन के परिचय में आने के बाद ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि राहुल की ही तरह उन्हें बुद्ध धर्म को समझना चाहिए और बुद्ध धर्म का जो पूरा उपदेश है, जो साहित्य है, उसे भी उन्हें पढ़ना चाहिए। इसी सोच के तहत 1935 में फिर वो श्रीलंका गए, वहां बुद्ध धर्म को अपनाया, उसके अनुयायी हुए और यहाँ उन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया, नागार्जुन। ये नाम ईसा पूर्व के जो मशहूर बौद्ध भिक्षु नागार्जुन थे, उनके नाम से उन्होंने लिया था। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही नागार्जुन अपने अपने जीवन में विदुषी रहे। बहरहाल 1938 के करीब वो वापस भारत लौट गए, इस समझ के साथ कि केवल स्पिरिचुअल चेंज या आध्यात्मिक बदलाव से ही समाज नहीं बदलेगा, बल्कि उसके लिए कुछ ठोस काम करने की जरूरत है। राहुल सांकृति यायन का बहुत गहरा प्रभाव नागार्जुन की जिंदगी में रहा अंत तक। फिर चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, किसान आंदोलन हो या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा, जहां भी सांकृति यायन रहे वहां तक नागार्जुन पहुंचने की कोशिश जरूर करते थे। मजाक में कहते भी थे कि मैं एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट हूँ, जिसका मतलब है कि वो किसी समूह से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा का अपने जीवन में पालन करते हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मगर किसान और कमजोर वर्ग के लिए बाबा अंत तक लिखते रहे।
साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर तमाम पुरस्कार उन्हें मिलते रहे। हालांकि बाबा को इससे परहेज भी था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा नागार्जुन जिस पेडेस्टल, जिस जगह पर रहे हैं, वहां पर नागार्जुन को पुरस्कार नहीं मिल सकता, पुरस्कारों को नागार्जुन मिलते हैं। अपनी कविताओं के बारे में एक दफा उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों के बीच बैठकर लिखता हूं जिन्होंने कविता कभी नहीं पढ़ी, और ये सच है। लेकिन एक और सच है कि नागार्जुन को बहुत पढ़ा गया। फिर चाहे वो गांव की चौपाल हो, एक शहर की सड़क हो या बुद्धिजीवियों का मंच हो, नागार्जुन को हर जगह पढ़ा गया, आज भी पढ़ा जाता है। और मेरी समझ से नागार्जुन को तब तक पढ़ा जाएगा जब तक कि हमारे और आपके जीवन में भाषा, सौंदर्य और कॉमन सेंस की गुंजाइश बनी रहेगी। तो आइए फिर आज इसी कड़ी में बाबा नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है, इसे हम भी पढ़ते हैं। ये जो कविता है, वैसे तो ये छायावाद शैली की है, लेकिन इसकी लय संस्कृत नुमा है और नागार्जुन की बाकी कविताओं की तरह ये भी विरोधाभास से भरी हुई है। जैसे इस कविता में शैवाल है, यानी कि काई है, फूल है, राजहंस है, और जैसे ही आपको लगता है कि आप प्रकृति के पास है, वैसे आपको पता चलता है कि इस कविता में कालिदास भी है। एक बार के लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि जिसने आओ रानी हम ढोएंगे पालकी जैसे आलोचनात्मक कविता लिखी है, उसने इस तरीके का इस कविता का बिंब भी रचा है। लेकिन एक जोगी, एक यायावर कह लें, वो इससे कम और क्या लिखेगा, और खासकर तब जब वो यायावर, वो जोगी बाबा नागार्जुन हो। चलिए फिर शुरू करते हैं ये कविता। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमद से आकुल तिक्त मधुर विष्णंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रण की मृदु करने थी, अगल बगल स्वर्णाभव शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फूट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरन कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गए धनपति कुबेर वो, कहाँ गई उसकी वह अलका, यही ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वो छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंपी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझनील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। बाबा नागार्जुन। ऐसे ही कविता, अशार और गजलों के लिए देखते रहिए thelens.in पर कारवां, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।